हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम ऑन वीटी एकेडमी। माई सेल्फ एमजे सर। स्टूडेंट, इस सीरीज में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया अपडेट, वो है नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। इस सेशन में हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशंस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। इस सीरीज को कवर करने के बाद आप बहुत वाइजली एग्जाम में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे और अपने आंसर्स को सही जगह पे पहुंच पाएंगे। इस सीरीज में हम आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे, जिससे आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे बट 4 क्वेश्चंस के बराबर होगा, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन क्यों आया है वो भी बताया जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है वीटी एकेडमी की तरफ से आपको सीरीज दिया जा रहा है एमसीक्यू फॉर बायोलॉजी बाय एमजे सर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर्स को हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसमें देखना है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है? तो याद रखना, बैलेंस डाइट ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीन ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सरसाइज ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मॉलिक्यूल्स है या नहीं हमारे डाइट में। फिर आता है पर्सनल हाइजीन, आप और आपका एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन है या नहीं है। और फिर आता है रेगुलर एक्सरसाइज, क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे भी एक बेनिफिट होता है, जब आप कोई भी आउटडोर या इनडोर एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उससे होता है क्या है कि एक तरह का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन हार्मोन क्या काम करता है, आपके बॉडी में हैप्पी दिलाता है, मतलब हैप्पीनेस एंजाइम कहलाता है ये, सॉरी हार्मोन, हैप्पी वाला हार्मोन कहलाता है, मतलब आपको खुशी एहसास दिलाएगा। जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं या कोई भी इंडोर गेम खेलना चाहते हैं तो आपको खुशी होती है, बिकॉज यहाँ पे निकल रहा है एंडोर्फिन हार्मोन। डोपामिन भी निकलता है बट एंडोर्फिन हार्मोन एक्सरसाइज के दौरान में निकलता है। याद रखिएगा, इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टाइफाइड ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर टाइफाइड कौन कॉज करता है? तो याद रखना है, टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ये है बैक्टीरियल डिजीज, आप पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरियल डिजीज में क्या क्या कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो देखिए, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज आ प्रोटोजोआ, तो ये प्रोटोजोआ हुआ, इसलिए बैक्टीरिया नहीं हुआ, तो बैक्टीरियल डिजीज नहीं हो सकता है ये। फिर आते हैं विकेरेरिया मलाई या विकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, दिस इज अ वॉर्म डिजीज, मतलब ये वॉर्म है जो कॉज करता है फिलेरिया एलिफेंथियासिस। फिर आते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो ये है, ये भी प्रोटोजोआ है बट ये फूड पॉइजनिंग करवाता है, डाया और डिसेंट्री करवाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, सल्मोनेला टाइफाई नाम का बैक्टीरिया ही कॉज करता है टाइफाइड, याद रखना इसको। नेक्स्ट में समझते हैं बाबू, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को टैकल करना हम लोगों को। विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? तो सबसे पहला विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद कीजिए आप। सबसे पहले आप पढ़े थे मोनेरा, उसके बाद क्या पढ़े थे? तो प्रोटिस्टा पढ़े थे। प्रोटिस्टा के बाद क्या पढ़े थे बाबू? तो प्रोटिस्टा के बाद पढ़े थे फंगी। फंगी ही क्या था, ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा था। उसके बाद था प्लांटी, ओके, प्लांटी के बाद आया था एनिमलिया, एनिमलिया। तो याद रखना है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना प्रोटोजोआ, यही है प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटिस्टा इज अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटिस्टा को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। तो कनेक्टिंग लिंक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बिहेवियर शो करता है एनिमल की तरह भी और फिर प्लांट की तरह भी। कैसा बिहेवियर? तो कभी कभी न्यूट्रिशन लेने का बिहेवियर, इसलिए इसे बोला जाता है, याद करो ना, अमीबा के केस में हम लोग क्या पढ़े थे? अमीबा शो 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये और फिर एग्जेशन। तो ये 5 स्टेप शो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बिहेवियर शो कर रहा है, जस्ट लाइक एनिमल। मॉर्फोलॉजिकली शो नहीं करता है ये, फिजिकल शो, ये बिहेवियर शो करता है सिर्फ ऑनली अपना। तो प्रोटोजोन डिजीज कौन होगा? तो टाइफाइड अभी हम लोग पढ़े हैं बैक्टीरियल डिजीज होता है। एलिफेंथियासिस वॉर्म डिजीज होता है, याद रखना है। बैनक्रॉफ्टी, विकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम के कैंसर, कैंसर इज नॉट अ डिजीज,
नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। ये कौन होता है? जेनेटिक डिजीज होता है, ऑन्कोजीन की वजह से ये फैलता है और किसी अदर फैक्टर की वजह से वो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से ये कैंसर हो जाता है। फिर आता है मलेरिया। तो मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, याद रखिएगा, इस चीज को लिख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एड्स। एड्स कौन कॉज करता है? तो याद रखिए सबसे पहला वायरस। आपको मालूम है वायरस की वजह से होता है, इसमें कुछ भी नहीं। हेलमिंथ मतलब वार्म होता है। फिर आता है बैक्टीरिया, नहीं होगा। प्रोटोजोआ पढ़ लिए अभी। तो एड्स में याद रखना आपको वायरस, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का फुल फॉर्म। तो वायरस के कंडीशन में दो तरह का वायरस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रेट्रो वायरस। ये रेट्रो वायरस क्या है? फिर आता है नेक्स्ट में राइनो वायरस। राइनो वायरस, देखिए राइनो वायरस क्या कॉज करेगा? तो ये कॉज करता है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। और फिर आता है रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस क्या कॉज करेगा? तो रेट्रो वायरस कॉज करता है ये, रेट्रो वायरस क्या कॉज करेगा? तो याद रखना आपको एड्स कॉज करेगा, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एड्स के कंडीशन में सारा का सारा इम्यूनिटी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यून सेल एक्टिव ना होने की वजह से कोई भी डिजीज आएगा तो वो सब डिजीज रह जाएगा इंसान के बॉडी में। और जब डिजीज आएगा डिफरेंट तो सिम्टम्स होगा, इसलिए बोला जाता है सिंड्रोम, मतलब कलेक्शंस ऑफ सिम्टम्स, याद रखिएगा। तो रेट्रो वायरस हो जाएगा ये। रेट्रो वायरस क्यों बोलते हैं आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो वायरल डिजीज है ये, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर आते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर फॉर मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट के लिए वेक्टर कौन सा है? देखो बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको हम बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत नॉलेज बढ़ेगा आपका, बट ये क्वेश्चन सेशन प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो बाबू मलेरियल पैरासाइट कौन सा होगा? तो हाँ, ये रिंग वर्म। रिंग पैरासाइट का मतलब क्या हुआ? तो पैरासाइट का मतलब हुआ वैसा डिजीज, वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और डिजीज भी कॉज करता है और न्यूट्रिशन भी डिराइव करता है, उसे बोला जाता है पैरासाइट। और एक होता है सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट का मतलब हुआ जो सड़े गले चीज पे रहे उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट, मतलब मर गया ना तो उसके बाद जो रहेगा ना वो होगा सैप्रोफाइट, और जिंदा में जो रहेगा ना उसको बोलते हैं पैरासाइट। याद कीजिए सर में जो जूई होता है ना वही होता है, वो पैरासाइट होता है। हाउस फ्लाई। तो मलेरियल पैरासाइट कौन कौन सा होगा? मतलब वेक्टर है, वेक्टर मलेरियल पैरासाइट के लिए कौन सा होगा? तो मलेरिया का पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम है। बट वेक्टर कौन सा है? वेक्टर का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक इंसान से डिजीज को दूसरे इंसान से में कनेक्ट करता हो, उसे बोला जाता है वेक्टर। तो रिंग वर्म इज अ डिजीज नॉट अ वेक्टर। वेक्टर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। हाउस फ्लाई ये नहीं हो सकता है, क्यों? ये नहीं होता है इस केस में। हाउस फ्लाई जो होता है ना वो फूड पॉइजनिंग करवाता है। ये है फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो जो होगा यही होगा जो डिजीज कॉज करवाएगी किसके अंदर? मलेरियल डिजीज, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ले जाएगा। एस्कैरिस, एस्कैरिस का मतलब होता है ये वॉर्म होता है एक तरह का जो इंसान के स्टमक में ब्लॉटिंग करवाता है, स्टमक पेन करवाता है, तो वो हो जाता है एस्कैरिस, जो फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो जाता है, या फिर वो बहुत दिन तक कचरे को खाते खाते क्या होता है ये वर्म ग्रो हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लॉकेज करवा देता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर चलते हैं आप आगे, विच इज द फिलेरियल वर्म। फिलेरियल वर्म कौन कौन सा है? तो याद रखिए फिलेरियल वर्म फिलेरिया कॉज करता है ना, उसको एलिफैंथियासिस भी बोला जाता है। तो एलिफेंटियासिस मतलब हुआ एलिफेंट की तरह उसका पैर मोटा हो जाता है तो उसे एलिफेंटियासिस बोलते हैं, और फिलेरिया भी बोला जाता है उसको। तो उस केस में क्या हो जाएगा? एस्कैरिस। ये वॉर्म है बट ये स्टमक के अंदर होता है, स्टमक डिजीज कॉज करता है ये, तो ये नहीं होगा। फिर आते हैं प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता है, नॉन ऑफ द अबव, ये नहीं होगा। तो विकेरेरिया बेनक्रोफ्टी नाम का वॉर्म होता है जो क्या काम करता है? फिलेरिया कॉज करवाता है ये, और ये रहेगा कहाँ? तो लोअर लिम्ब में। what causes डेंगू एंड चिकनगुनिया? याद रखना आपको इंपॉर्टेंट चीज, डेंगू एंड चिकनगुनिया बोथ आर वायरल डिजीज। तो ये वायरल डिजीज है, ओके।
ये वायरस से होता है, और वायरस से होने वाले डिजीज में इम्यूनिटी ही काम करता है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स आपका अच्छा होना चाहिए। तो मेल एनाफिल्स मॉस्किटो मेल किसी भी चीज़ में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो हरियाली में रहती है, वो जो मेल मच्छर है ना वो हरियाली जगह पे रहता है जहाँ पे ग्रासेस है, और फीमेल अंदर रहती है। अगर आप फीमेल को मार रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मेल को विधवा कर रहे हैं उसके। एडिस मॉस्किटो, तो एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो जो होता है ना वही कॉज करता है क्या चीज़, तो याद रखना आपको वो होगा डेंगू एंड चिकनगुनिया। फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो अभी हम लोग पढ़े क्या होगा तो वो वेक्टर है किसके लिए, तो मलेरिया के लिए। और प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट फॉर मलेरिया, याद रखिए। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल बैरियर के फॉर्म में आते हैं, तो इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन है ये। इम्यूनिटी में याद कीजिए आप, दो तरह का इम्यूनिटी था, एक था एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक था इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ आता है और वो आता है इन द फॉर्म ऑफ बैरियर। सबसे पहला बैरियर फिजिकल बैरियर, जो फिजिकली हम किसी चीज़ को रोक दे रहे हैं, जैसे एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द बॉडी, वो हो जाएगा फिजिकल बैरियर। उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसे और भी दूसरे नाम से जानते हैं फिजियोकेमिकल बैरियर। उसके बाद आता है क्या, थर्ड में जिसे बोला जाता है सेलुलर बैरियर, जिसमें WBC काम करता है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होता है ना वो केमिकल सिक्रेट करके काम करता है, और फिजिकल बैरियर विदाउट केमिकल, और सेलुलर बैरियर जो केमिकल सिक्रेट नहीं करेगा, उसके अंदर से पहले ही एक सेल है जो वो सेल इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। और फिर एक आता है साइटोकाइन बैरियर, जो इन्फेक्टेड सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, उसको बोला जाता है साइटोकाइन बैरियर। ओके, याद रखना। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, तो फिजिकल बैरियर में आएगा एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये हो सकता है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी हो सकता है GIT। और फिर आता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये सारा का सारा इन्फेक्शन से बचा रहा है आपको, आपके ब्लड में इन्फेक्शन बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने दे रहा है, तो ये सब हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट में देखना है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में जब पैथोजेंस का इनकाउंटर होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो जो रिस्पॉन्स बनता है वो रिस्पॉन्स बहुत कम होता है, लो होता है। और उसके बाद जैसे जैसे फिर से दोबारा अगर उसी इन्फेक्शन का आक्रमण होता है हमारे बॉडी के ऊपर, तो फिर वो रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट होता है। जैसे जैसे होगा वो रिस्पॉन्स फास्ट होता चला जाएगा, इसलिए सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स। ठीक है ना, तो लो इंटेंसिटी याद रखिएगा। नेक्स्ट में व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइट एंड हेवी चेन इन एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के अंदर लाइट चेन और हेवी चेन कितना होता है, तो याद रखना है दो लॉन्ग जो होता है ना, देखिए ये वाला कंडीशन, ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये होता है लाइट चेन और ये होता है हैवी चेन। मतलब लाइट चेन 2 और हैवी चेन 2, इसलिए L2H2 याद रखना है आपको, उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। 2 लॉन्ग हैवी चेन एंड 2 स्मॉल लाइट चेन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिएट्स द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में याद रखिए इम्यूनिटी जो होगा ना बाबू, ये इम्यूनिटी 2 तरह का होता है। इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स, तो वो रिस्पॉन्स जो होगा ना वो 2 तरह का होगा। पहला होगा CMI सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा होगा AMI एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी कहाँ होता है, तो ये होता है ब्लड के अंदर, और ब्लड कैसा होता है, लिक्विड होता है, इसलिए इसे बोला जाता है ह्यूमर। आप गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस पढ़े होंगे 12th क्लास में। और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स मतलब ये होता है सेल मतलब सॉलिड है, इसलिए यहाँ पे आएगा T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट काम करेगा, और इसमें कौन काम करेगा, तो इसमें करेगा B लिम्फोसाइट। ओके, तो T लिम्फोसाइट काम करेगा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और ये टिश्यू मैचिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी भी इंसान का टिश्यू अपने अंदर लगा दिए, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट,
तो टिश्यू मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है और ब्लड ग्रुपिंग भी मैचिंग होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैचिंग हो गया, दैट्स द पॉइंट। ये नहीं होगा सिर्फ कि ब्लड ग्रुपिंग हो गया तो बात खत्म है, अब ट्रांसप्लांट कर देंगे, नहीं, टिश्यू मैचिंग भी होना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होता है, सॉरी एंटी इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन होता है। वो इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन पूरे ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा इम्यून को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि CMI जो होता है ना, टी लिम्फोसाइट, वो क्या काम करता है, हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए। समझ गए? तो ये सेलुलर लेवल पे काम करता है और एंटीबॉडी बन जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, किल कर दिया जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी में जो सेल होता है ना, वो होता है इम्यूनोग्लोबिन। ये इम्यूनोग्लोबिन नाम का, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड, ग्लोबिन मतलब वैसा ग्लाइकोप्रोटीन है ये जो ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना हुआ है, वो होता है IG, इम्यूनोग्लोब्युलिन। ये प्रोटीन है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट, अभी बताया गया आपको, टी लिम्फोसाइट हो जाएगा। ओके, और IgG, IgA ये सब क्या है? एंटीबॉडी है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। और एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है आपको मालूम है? एंटीजन वैसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी के अंदर आया है और आने के बाद हमारे बॉडी को इन्वेड कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसे बोलते हैं एंटीजन। वो डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। और उसके बाद एक आता है एंटीबॉडी। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी एक वीपन तैयार करता है, एक हथियार बनाता है जिसे बोला जाता है एंटीबॉडी, और वो है ग्लाइकोप्रोटीन का। ओके, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी के लिए कौन सा करेक्ट है? तो याद रखना, इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ आता है और इन द फॉर्म ऑफ बैरियर एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम। मतलब ये स्पेसिफाइड नहीं है कि बैक्टीरिया के लिए ये, वायरस के लिए ये, इसके लिए ये, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के लिए एक है, जिसे बोला जाता है नॉन स्पेसिफाइड डिफेंस सिस्टम। तो याद रखना, इट इज एंटीबॉडी स्पेसिफिक, होगा ही नहीं, एंटीबॉडी से कोई मतलब ही नहीं इसको। इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम। इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, पैथोजन के स्पेसिफिक के, पैथोजन से कोई मतलब नहीं है, एंटीजन से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हुआ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम। याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, और ये बाय बर्थ आता है। हिमोजोइन इज अ केमिकल सब्सटेंसेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर इन केस ऑफ मलेरिया। तो याद रखना है, हिमोजोइन और टॉक्सिन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? किस डिजीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है? तो एलिफेंथियासिस नहीं होगा, डाया डिसेंट्री ये नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग है ये, चिकनगुनिया वायरल डिजीज है, इसका मतलब मलेरिया के केस में ये कंडीशन हिमोजोइन होता है। इसका 1 सेकंड मतलब 5 सेकंड के अंदर में समझते हैं। जैसे ही मच्छर काटा तो बाइट करने के बाद वो इन्फेक्शंस को एक नॉर्मल इंसान के अंदर भेज देता है। भेजने के बाद जो पैरासाइट है जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है, लिवर सेल को अपना टारगेट बनाता है, लिवर सेल के अंदर डिवाइड करेगा। जब सेल, इतना छोटा सेल है, डिवाइड करेगा, बड़ा हो जाएगा तो फटेगा ही, तो उसको वो फटेगा, फटने के बाद उसमें से वो प्लाज्मोडियम का बहुत सारा प्लाज्मोडियम वहाँ से निकलेगा। निकलने के बाद फिर सेकंड टारगेट बनाएगा किसको? तो वो बनाएगा आरबीसी को। आरबीसी के अंदर वो रहेगा, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और फिर आरबीसी फट जाएगा। फटेगा तो वहाँ से हिमोजोइन निकलेगा जो क्या काम करेगा, एक हाई चिल और फीवर लाएगा, ये फीवर का कारण बनेगा। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद एक फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था अभी, अब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और उसके बाद एक सेल में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मतलब ये हुआ कि एक सेल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही आकर रहेगा आरबीसी के पास ही, और उसके बाद वो क्या करेगा, आरबीसी के अंदर फिर से डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद फिर से उसमें से निकल कर और फिर वो चला जाएगा, सबसे पहले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसके, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर। और मॉस्किटो के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद वो फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो भी प्रोजेनी बना है वो ट्रेवल हो जाएगा कहाँ, तो मॉस्किटो के स्लाइवा के पास, स्लाइवरी ग्लैंड के पास, और वो स्लाइवरी ग्लैंड से जैसे ही किसी भी इंसान को बाइट करेगा वो इन्फेक्शन उस इंसान के पास चला जाएगा। ये है कहानी क्या चीज़ का, तो लाइफ स्पैन ऑफ मलेरियल पैरासाइट।
जिसे बोला जाता है प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहला 2 टारगेट बनाता है वो, मॉस्किटो पहला होस्ट है, एनिमल ह्यूमन, और दूसरा मॉस्किटो। फिर आते हैं, वेयर डज विकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलेरियसिस लिव्स इन द ह्यूमन बॉडी, किसके अंदर रहता है? तो याद कीजिए, आप टैग कीजिए, देखिए डायरेक्ट रटने वाला काम नहीं, याद करना है आपको कि फिलेरिया के कंडीशन में पैर मोटा होता है या हाथ मोटा होता है? हाथ को बोलते हैं अपर लिम्ब, पैर को बोलते हैं लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब होगा मतलब पैर ही मोटा हो जाता है। तो याद रखना आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है, अपर लिम्ब ये होगा सही, लोअर लिम्ब है ये गलत, लोअर अपर लिम्ब है, सॉरी अपर लिम्ब है ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, लोअर लिम्ब है ये हो सकता है सही, अपर लिम्ब गलत, अपर लिम्ब गलत। बट एक और याद रखना आपको कि जब वो विकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो वर्म है वो रहेगा कहाँ? तो वो रहेगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, लिम्फ के अंदर रहेगा। लिम्फ क्या है? तो लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड जो एक टिश्यू से निकलकर और पूरे इंटरमीडिएट में आ जाता है, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में वो आता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो पाता है, और फिर उसका भी एक रास्ता बना हुआ है जिसे बोला जाता है लिम्फेटिक वेसल्स, और उसी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये डब्ल्यू विकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी रहेगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करेगा और उस लिम्फेटिक वेसल्स को बड़ा कर देगा, और बड़ा करने की वजह से मोटा हो जाएगा पैर। फिर आते हैं नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग, कौन है जो फूड पॉइजनिंग करवाता है? तो सल्मोनेला टाइफाई ये बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड करवाता है। विकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये नहीं है। माइक्रोस्पोरम ये भी प्रोटोजोआ, ये भी नहीं होगा। माइक्रोस्पोरम सॉरी, ये हो जाता है फंगस के कंडीशन में, ये फंगस है और जो रिंग वॉर्म कॉज करवाता है। विकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये भी नहीं होगा। फिर क्या है? तो क्या बचा है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये है फूड पॉइजनिंग करवाने में आगे है, मतलब ये फूड पॉइजनिंग करवाता है। फिर आते हैं इसमें बाबू, लुक एट द बिलो गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। इस कंडीशन में क्या है? तो याद रखना आपको कि ये है, ए क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, बी क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, और डी क्या है? तो ये है हेवी चेन, और सी क्या है? तो सी है लाइट चेन। ऐसे ही आपको डेफिनेशन पढ़ना है, मतलब ए और बी सेम है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट फिर लाइट चेन, गलत हो गया, बी की जगह पे लाइट चेन आ गया। एंटीजन बाइंडिंग साइट ए हो गया, एंटीजन बाइंडिंग साइट फिर बी हो गया, और फिर लाइट चेन सी हो गया, और फिर हेवी चेन डी हो गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट वर्ड जब भी रहे आप समझ जाइए कि वो सीरियस कंडीशन है। जैसे आप कैंसर 2 तरह का पढ़े होंगे, कैंसर से याद करना है आपको। कैंसर में 2 तरह का ट्यूमर था, पहला बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा क्या था? मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, एम से मरना, मतलब क्या हुआ? वैसा ट्यूमर जिससे इंसान मर जाता हो, मतलब ये है कैंसरस ट्यूमर। कैंसरस ट्यूमर को बोला जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, और नॉन कैंसरस ट्यूमर को बोला जाता है बेनाइन ट्यूमर। बट इनिशियल फेज में ये बेनाइन ही ट्यूमर होता है। जितना भी कैंसरस ट्यूमर होता है वो कुछ समय के बाद किसी फैक्टर की वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लगता है और वो मैलिग्नेंट बन जाता है। तो मैलिग्नेंट का मतलब हुआ कि वैसा ट्यूमर जो हमारे बॉडी को इन्वेड कर चुका है, इस वजह से आया मैलिग्नेंट वर्ड। वैसा ही मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब हो जाएगा कि वैसा मलेरिया जो हमारे बॉडी को, मतलब वैसा मलेरिया का पैरासाइट जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा इन्वेड करता है, उसे बोला जाता है मैलिग्नेंट मलेरिया। तो याद रखना आपको यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होगा ना वो मैलिग्नेंसी कॉज करेगा, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करेगा। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट में, वेयर डज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम द स्पोरोजोइट रिसाइड्स इनसाइड द मॉस्किटो बॉडी। मॉस्किटो के बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट जो होगा मलेरिया का पैरासाइट वो कहाँ पे स्टोर होगा, रहेगा कहाँ पर? तो अभी बताया गया था आपको, लिम्फ नोड से कोई मतलब नहीं है, ब्लड से नहीं है कोई मतलब, ब्लड में नहीं रहता है ये। ये फिर आता है ऑल ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। स्लाइवरी ग्लैंड,
स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर ये रहेगा। ओके, अभी बताया गया था कि स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर रहेगा और नॉर्मल आदमी को कट करेगा, बाइट करेगा और वो चला जाएगा दूसरे इंसान के पास इन्फेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन? प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में याद रखना आपको वैसा लिम्फाइड ऑर्गन जहाँ पे लिम्फ सेल बनता हो, तैयार होता हो और फिर जवान होता हो। मैन्युफैक्चर मतलब प्रिपेयर होता हो, फिर ग्रोथ होता हो उसका, और उसके बाद प्रोलिफरेट करता हो, फैलता हो वो। तो लिम्फ नोड ये नहीं होगा। बोन मैरो, पियर्स पैचेस ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। स्प्लेन ये नहीं होगा, स्प्लेन भी सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कहलाता है, बट बोन मैरो होगा वो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होगा। याद रखना इसमें बोन मैरो एंड थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस इज द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। ओके बाबू, फिर नेक्स्ट में आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का क्या काम है? तो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का काम है कि वो एंटीबॉडी को बनाएगा और फिर एंटीजन को किल करेगा। दे आर द साइट फॉर इंट्रैक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट विद द बी सेल। दे आर द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से इसका कोई मतलब नहीं है, एंटीबॉडी ही एंटीबॉडी से क्यों लड़ेगा? दे आर द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। लिम्फोसाइट का इंट्रैक्शन करवाता है किसके साथ? तो एंटीजन के साथ। ओके, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का ये काम है। ओके, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में याद रखना आपको लिम्फोसाइट। फिर आते हैं बाबू, वेयर डज द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी? बॉडी के अंदर कहाँ पे टी लिम्फोसाइट ये होता है, तैयार होता है, बड़ा होता है, मैचुरेशन होता है? तो बोन मैरो एंड थाइमस, ये याद रखना आपको, अभी अभी बताया गया था आपको। थाइमस एंड स्प्लेन सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर जो होगा ना, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन के अंदर बढ़ेगा और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन के साथ जाएगा तो वो अपना काम शुरू करेगा। स्प्लीन एंड बोन मैरो एंड पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस जो होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गांठ बना हुआ होता है, मतलब क्या होता है ना, नोड होता है। सपोज करते हैं जैसे ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये बहुत 4 लेयर से बना हुआ होता है। इस लेयर के बीच में कहीं कहीं पे टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं पेयर्स पैचेस, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HIV? HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और HIV के लिए याद रखना आपको इट इज़ अ ऑन्को वायरस। ये ऑन्को वायरस नहीं हो सकता है क्योंकि ये कैंसर कॉज करने वाले वायरस को बोलते हैं ऑन्को वायरस। फिर आता है इट इज़ अ रेट्रो वायरस, इट इज़ अ लेंटी वायरस, ये नहीं होगा। स्पूमा वायरस ये नहीं होगा। फिर आएगा क्या? तो इट इज़ अ रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस का मतलब ये हुआ कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप पढ़े होंगे बाबू, आप पढ़े हैं किसमें? 12th क्लास में। तो 3 तरह का प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है? तो वो होता है रेप्लिकेशन। जब जब DNA से ही DNA बनता हो, मतलब DNA खुद के DNA को बनाता हो, तो उसे बोला जाता है रेप्लिकेशन। फिर आता है तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बाबू? तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है RNA से प्रोटीन बनना। तो याद रखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारा सेल DNA से RNA बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हुआ, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, बट रिवर्स का मतलब उल्टा हुआ। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA, और वायरस के अंदर एक तरह का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और उसी एंजाइम की मदद से, उसी एंजाइम के हेल्प से ये क्या काम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। मतलब RNA उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है पहले से, वो क्या करेगा? उल्टा काम करके ये DNA बनाएगा, RNA से DNA बनाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसकी वजह से ये DNA बनाएगा तो हमारे बॉडी को लगेगा कि ये तो हमारे ही बॉडी का DNA है, और इस वजह से वो हमारे बॉडी के लिए कुछ भी, मतलब उस वायरस को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा कि वायरस का आक्रमण हुआ है हमारे बॉडी के अंदर। और वो क्या होगा कि जो DNA बना है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, वो DNA क्या करेगा? नॉर्मल सेल को
और हेल्पर टी सेल होता है इम्यूनिटी का, उस हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा और कमज़ोर कर देगा, हेल्पर टी सेल को ख़त्म कर देगा। और उसके बाद जो भी डिजीज़ आएगा वो जज ही नहीं कर पाएगा, मैसेज नहीं पहुंच पाएगा उसका, तो जिसकी वजह से इम्यूनिटी नहीं बन पाएगा और वो एक सिम्टम्स लेकर आएगा वो डिजीज़। इसलिए बोला जाता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम इज नोन एज सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म वही होता है। फिर आते हैं बाबू नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कॉजेज कैंसर, कौन सा जीन है जो कैंसर कॉज करता है? तो याद रखना ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन का मतलब हुआ ऑन्कोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिकल इन विच वी स्टडी अबाउट कैंसर। तो ऑन्कोजीन वैसा जीन, देखो हर एक नॉर्मल सेल के अंदर ऑन्कोजीन होता है, बट वो किसी फिजिकल फैक्टर की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होने के बाद वह क्या किया, एक्टिवेट हुआ, अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया, डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ गया जिसे बोला जाता है म्यूटेशन, और उसकी वजह से वो कैंसर बन जाता है। तो ये कैंसर का सेल जो होगा वो एक्टिवेट होगा, कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखना आपको इसमें अल्फा इंटरफेरॉन, जो ट्यूमर को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, स्मैक कौन कहलाता है? स्मैक किसे बोलते हैं? तो स्मैक का मतलब होता है हीरोइन। स्मैक याद रखना आपको, स्मैक आया कहाँ से? तो ये आया है मॉर्फिन से। मॉर्फिन के अंदर एसेटाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है उसको बोला जाता है डाई एसेटाइल मॉर्फिन, जो क्रिस्टलाइन वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन बीटर टेस्ट का होता है। ये हीरोइन को स्मैक भी बोला जाता है, जो मॉर्फिन के डाई एसेटाइलेशन की वजह से आता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा इज द सोर्स ऑफ नेचुरल कैनाबिनोइड्स, नेचुरल कैनाबिनोइड्स का कौन सा सोर्स है? मतलब कैनाबिस सटाइवा में नेचुरल कैनाबिनोइड्स कहाँ से मिलता है? तो कैनाबिस सटाइवा मतलब होता है भांग, और ये भांग का पेड़ आप देखे होंगे। इनफ्लोरेसेंस मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर से लिया जाता है, इसको नेचुरल कैनाबिनोइड्स लेना होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक, कोक और क्रैक किसे बोला जाता है? तो कोक और क्रैक याद रखना है, कोकेन को बोला जाता है कोक और क्रैक, जो ऑपोइड से आता है, ऑपोइड ग्रुप ही होता है ये। ओके फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड गेट स्टिमुलेटेड बाय द कंजप्शन ऑफ टोबैको, टोबैको के कंजप्शन करने की वजह से कौन सा ग्लैंड है जो एक्टिवेट हो जाता है? तो याद रखना है, टोबैको का जब ज़्यादा यूज किया जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो होगा ना वो एक्टिवेट हो जाएगा और एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेट करेगा, और जिसकी वजह से होगा क्या कि ब्लड कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लड वेसल जो होगा वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो कंडीशन हो सकता है किसका? तो हार्ट अटैक का भी चांसेस हो सकता है। तो हार्ट डिजीज़ को भी प्रोमोट करता है, तो ये याद रखना आपको। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद एज एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। मतलब क्या हुआ? थाइमस ग्लैंड का नाम याद कीजिए आप। थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या करता है, बच्चे में बड़ा होता है क्योंकि इम्यूनिटी बनाना है, जैसे जैसे बड़ा होते चला जाता है इम्यूनिटी जो पहले बन चुका है वही काम आता है, इसलिए बूढ़ा जब इंसान हो जाता है, जैसे जवान होता है ये कम होने लगता है, इसका काम कम होने लगता है, इस वजह से इसका साइज़ कम हो जाता है, और बूढ़े में जाता है तो इसका साइज़ ख़त्म ही हो जाता है, वो है थाइमस ग्लैंड। ओके याद रखिएगा। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ स्मैक, स्मैक का सोर्स कौन है? तो याद रखना है आपको यहाँ पे लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट का जो लैटेक्स होता है ना वही है सोर्स किसका? स्मैक का। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही क्लास लेंगे, इतना ही क्वेश्चन करेंगे। अगले क्लास में आपको 31 से अबव करवाया जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, ऐसे ही उड़ा कर नहीं चलना है। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, ऐसे ही मैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाकर पेश करने वाला हूँ। थैंक यू। और इसका आप नोट्स भी बनाइए और क्वेश्चंस को PDF में के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, थैंक यू।